और अब चलिए 10 बजे की ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज बात दुनिया भर में उभरती नई चिंता की, जिस पर लगातार मंथन जारी है। आज क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो चुकी है? इसी सवाल का जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा। अब सवाल यह कि क्या रूस यूक्रेन के बीच बढ़ रहा है तनाव और यह दुनिया के देशों को दो धुरियों में तोड़ देगा? क्या दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें वर्चस्व की लड़ाई में दुनिया को वर्ल्ड वॉर की आग में झोंकने को तैयार हैं? सवाल इसलिए क्योंकि यूक्रेन के डोनबास इलाके में कल बीती रात हमला किया गया। इस हमले के निशाने पर बच्चों का एक स्कूल था। हमले में 3 लोगों के घायल होने की खबर है। इस हमले के बाद दुनिया के अलग अलग देशों ने रूस को घेरना शुरू कर दिया है। तो इधर रूस ने भी कड़ा रुख अख्तियार किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ये दावा कर रहे हैं कि कुछ दिन रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है, कुछ दिनों के भीतर। तो रूस इधर ये कह रहा है और लगातार कह रहा है कि ये लड़ाई रूस की सेना और उसके ही देश के अलगाववादियों के बीच चल रही है। इसका रूस से यूक्रेन की सेना और उसके ही देश के अलगाववादियों के बीच चल रही है, उसका रूस से कोई लेना देना नहीं है। तो दो देशों का ये तनाव आगे क्या मोड़ लेने वाला है? अगर लड़ाई छिड़ी तो भारत, रूस, अमेरिका में किसका साथ देगा? क्या यूक्रेन को रूस के दबाव के आगे नाटो संधि से खुद को अलग करना होगा? और क्या अमेरिका यूक्रेन को नाटो संधि से बाहर होने देगा? इन तमाम मुद्दों पर बड़े पैनल के साथ हमारी चर्चा होगी। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ेंगे, एक्स डिप्लोमेट होंगे, लेकिन उससे पहले संजीव त्रिवेदी मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। संजीव, सबसे पहले आते हुए, कल अचानक यह घटना घटती है और उसके बाद फिर से एक युद्ध की आहट, अमेरिका जिस तरीके के बयान दे रहा है, इन सब के बीच महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि भारत का पक्ष इसको लेकर के क्या है, क्योंकि भारत पर भी लगातार एक दबाव है, इधर या उधर। कैसे देखें इस पूरे मसले को, कल जो घटना हुई है उसके बाद? जाहिर है इस पूरे घटनाक्रम में भारत की भूमिका क्या है, इसको लेकर के भारत के ऊपर एक दबाव है, एक पोजीशन लेने का दबाव। और ये दबाव आपको याद होगा काफ़ी समय से चल रहा है। 10 तारीख को कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में बैठक क्वाड की हुई थी और क्वाड देशों की बैठक में भी ये जब मसला आया तो भारत ने अपने आप को दूर रखा उस स्टेटमेंट से, जिसमें कि बाकी के 3 देश अमेरिका के नेतृत्व में रूस की भर्त्सना कर रहे थे यूक्रेन संकट को लेकर। उसके पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग हुई थी और उस वोटिंग में भी भारत ने एब्सटेन किया था। कल भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक इस मसले पर हुई और भारत ने यही कहा कि नेगोशिएटेड सेटलमेंट होना चाहिए। देखिए आशा, हमारे संबंध रूस से भी हैं, अमेरिका से भी हैं, और हम इस बात को भी देख रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई युद्ध हो ना रहा हो और उसकी एक आधारशिला रखी जा रही हो। आजकल आर्थिक फायदों के लिए भी युद्ध होते हैं, तो ये तमाम संकट है। इसी बीच म्यूनिख का कॉन्फ्रेंस हो रहा है, सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, और हमारे विदेश मंत्री म्यूनिख में होंगे और वहाँ भी संभवतः ये दबाव रहेगा भारत पर कि आप पोजीशन लीजिए। भारत के अपने संबंध पारंपरिक रूप से रूस के साथ रहे हैं। भारत ये भी चाहता है कि यूक्रेन के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा हो और किसी भी बड़े देश को छोटे देश पर आक्रांता की तरह कब्जा करने का अधिकार नहीं है। और इन तमाम परिस्थितियों के बीच हमने अपने आप को अक्षुण्ण रखा हुआ है। दोनों पक्षों में अभी तक किसी के साथ जा करके उनका पक्ष लेने की बात हमने नहीं कही। हम चाहते हैं कि एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो, एक बातचीत के जरिए समाधान निकले इस पूरे मसले का। और कल रात के बाद से जब दबाव और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि तनाव और ज्यादा बढ़ गया है और अमेरिका जब लगातार ये कह रहा है कि रूस हमला करने वाला है, तो ऐसे में देखना होगा कि भारत इस तरह से दबाव को कैसे झेलता है। जी बिल्कुल, हम बहुत समझदारी के साथ चल रहे हैं, ये कहा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये मानने में। लेकिन आखिर कब तक? अगर ये मामला एस्केलेट होता है तो फिर आगे क्या मोड़? लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, देखिए अमेरिकी विदेश मंत्रालय का बयान आपको बता दें, बातचीत के जरिए ही सुलझेगा मसला। ये अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। रूसी विदेश मंत्री से अगले हफ्ते बात भी होगी। वो ये भी कह रहे हैं बशर्ते आगे कोई हमला ना हो, आगे कोई हमला ना हो। देखिए, हमला करने का मतलब रूस बातचीत नहीं चाहता, यह कहा गया है। इधर यूक्रेन रूस तनाव पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय का ये जो बयान सामने आया है, यूएस ने ये कहा है कि बातचीत के जरिए ही मसला सुलझेगा। रूसी विदेश मंत्री से अगले हफ्ते इस बीच बातचीत भी होगी, बशर्ते आगे कोई हमला ना हो। यानी इसका क्या ये मतलब निकाला जाए कि अमेरिका मान के चल रहा है कि ये जो हमला हुआ है डोनबास इलाके में, ये रशिया ने ही किया है। और अमेरिका साथ में ये भी कहता है कि हमले का मतलब रूस बातचीत नहीं चाहता। मैं एक बार ये देखिए ट्वीट आपको दिखाती हूं इस मसले पर जो सामने आया है। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्रालय
इनकी तरफ से नेड प्राइस ने एक बयान जारी करके कहा है कि इस मसले को सिर्फ बातचीत और कूटनीति के जरिए सुलझाया जा सकता है। इधर रूसी विदेश मंत्री सरगई लेवरोव है, उन्होंने अगले हफ्ते यूरोप में मिलने की बात कही है और इसे हमने स्वीकार कर लिया, उन्होंने ये भी कहा। लेकिन ये तमाम चीजें जो है ये अब बहुत ज्यादा क्लिष्ट होती हुई नजर आ रही है। ये देखिए, हम आपको अमेरिकी विदेश मंत्रालय का जो ट्वीट है वो भी दिखा रहे हैं। लेकिन मैं संजीव दोबारा आपके पास आना चाहती हूं। बशर्ते हमला ना हो, अगर अमेरिका संजीव ये कहता है तो क्या अमेरिका ये मानकर चल रहा है कि डोनबास में जो हमला हुआ रूस ने ही करवाया? देखिए, ये बात सबसे पहले तो यूक्रेन को कहनी पड़ेगी और यूक्रेन की तरफ से ये बात कही गई है क्या? अभी तक कोई फुल फ्लेजेड बयान इस तरह का सामने नहीं आया है कि हम पर हमला हो चुका है, रूस ने हम पर हमला कर दिया है और अब जवाबी हमले की जरूरत पड़ गई है। वहां के राष्ट्रपति काफी मुखर हैं और वो हर मुद्दे पर बोलते हैं। इस मुद्दे पर अभी तक उनकी तरफ से हम लोगों ने नहीं सुना है। लेकिन ये जो घटना घटी है ये अपने आप में बहुत चिंताजनक है, क्योंकि आप जानती हैं कि वो इलाका डॉनबास जिसकी बात आप कर रहे हैं, उसके स्तांसिया लुसांका में ये हमला हुआ है और ये डिस्टर्ब्ड इलाका है। रूस समर्थित वहां पर अलगाववादी हैं जो कि यूक्रेन की सेना से लड़ते रहते हैं। तो जाहिर है ये हमला अगर हुआ है तो रूस की जानकारी में हुआ है। पर क्या ये रूस की जानकारी में हुआ हमला उन तमाम हमलों की कड़ी में एक हमला है जो कि वहां होते रहते हैं, या फिर ये युद्ध के शुरुआत की एक कह सकते हैं कि इंडिकेशन है? तो क्या ये इंडिकेशन अगर है तो फिर तो अमेरिका की तैयारी जायज है। लेकिन अभी तक रूस ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। लेकिन जैसे ही ये हमला हुआ आशा, उसके बाद से हमने देखा कि जो बाइडेन ने ओहायो में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ दी। जो एंटनी ब्लिंकन वहां के विदेश मंत्री हैं वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल चले गए। उनका जाने का कार्यक्रम शुरू में नहीं था, लेकिन वहां गए और उन्होंने कहा कि देखिए हमले की तैयारी हो गई है। इस तरफ पहुंची हैं जर्मनी, कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति, वहां जाके वो कह रही हैं कि हमें तो बात करनी है, यूक्रेन में हमला होने वाला है और आज हम साझा वार्ता अपने यूरोपीय सहयोगियों के साथ करेंगे। तो ऐसा लगता है अमेरिका कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया इस पूरे मामले में और उसने जो है बहुत ज्यादा जो बातें कही हैं उस कारण से अब ऐसा लग रहा है कि युद्ध की स्थिति हो गई है। बिल्कुल संजीव, क्या ये एक तरीके का प्रोवोकेशन नहीं, क्या इसका असर पड़ेगा? हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर इस बीच देखिए, रूस संकट पर विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान है कि कूटनीति के जरिए मसला सुलझाया जाए, भारत को इसमें पक्षकार बनने की जरूरत नहीं है। अपना पक्ष भारत ने बिल्कुल बहुत स्पष्टता से क्लियर किया है कि भारत को पक्षकार बनने की जरूरत नहीं है, भारत की सभी पक्षों से अच्छे रिश्ते हैं। ट्वीट किया गया है, देखिए हम आपको दिखाते हैं क्या कहा गया है भारत की तरफ से। विदेश मंत्रालय का यह बयान, हम चाहते हैं कूटनीति के जरिए ही इस मसले को सुलझाया जाए और बहुत स्पष्ट रूप से भारत ने क्लियर कर दिया है कि दबाव काम नहीं आएगा। इसका मतलब यह नहीं कि भारत भी इस संकट में कूद पड़े और किसी का पक्ष ले। ये दूसरी लाइन, इस मामले में शामिल सभी देशों से भारत के अच्छे रिश्ते हैं। सीधा मतलब संजीव, दबाव काम नहीं आएगा, यह हम क्लियर लाइन लेकर चल सकते हैं, यह हमने मैसेज दे दिया है अमेरिका को। जी बिल्कुल, देखिए 20,000 हमारे स्टूडेंट्स वहाँ हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल के छात्र ज़्यादातर, और वो यूक्रेन के सभी इलाकों में हैं। कौन चाहेगा हमारे देश के लोग वहाँ पर हैं, युद्ध की स्थिति हो, ऐसा कोई नहीं चाहेगा। लेकिन अब हमें तो ये लगता है कि युद्ध नहीं होना चाहिए और हमने बार बार ये कहा है कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि हम चाहते हैं, हम पक्ष में हैं, युद्ध न हो, शांति से ख़त्म हो मामला इसके। लेकिन अमेरिका का जो स्टांस है वो हमारे स्टांस से थोड़ा सा जुदा है। हमारे साथ एक्सपर्ट्स बैठे हैं, इसकी और विवेचना करेंगे। लेकिन ये सवाल आज की तारीख में ज़रूर हमारे सामने है कि हम रूस की खिलाफत करें, अमेरिका का साथ दें, या फिर हमारी जो हमेशा नीति रही है वो ये कि हम हर मसले पर अपना एक इंडिपेंडेंट दृष्टिकोण रखते हैं, वो रखें। आशा आप संजीव बने रहिएगा। अब मैं अपने एक्सपर्ट्स का रुख कर लेती हूं। हमारे साथ पहले परिचय करवा दूं, जेके त्रिपाठी जी एक्स डिप्लोमेट इस वक्त जुड़ चुके हैं। इसके अलावा के सिन्हा साहब डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। रोबिंदर सचदेवा जी फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट और मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई जी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आप सभी एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सिन्हा साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कल जो देर रात हमला और उसके बाद जो परिस्थितियां बन रही हैं, जिस प्रकार के बयान अमेरिका की तरफ से सामने आ रहे हैं, अभी जो मैंने बताया खुद की बशर्ते आगे हमला ना हो, ये बयान क्या बताते हैं सर? ये जो पूरा मामला है, अमेरिका किस कोशिश में है? इसको क्या टर्न देने की कोशिश कर रहा है? इससे शांति होगी या अस्थिरता फैलेगी? देखिए आशा जी, जो आप देख रहे हैं यूक्रेन के इलाके में जो चल रहा है,
ये जद्दोजहद की लड़ाई है, बरजस्व की लड़ाई है। अमेरिका अपना लॉस ग्राउंड पाना चाहता है जो उसने खोया है अफगानिस्तान के अंदर में और यूरोप के अंदर में। और रूस तो अपनी जो सामरिक उसकी जो सिक्योरिटी कंसर्न है, इसके अलावा भी रूस फिर से इमर्ज आउट होने चाहता है। ये जद्दोजहद की लड़ाई है और ये लड़ाई चलती रहेगी। कोहर्सिव डिप्लोमेसी का भी सहारा लिया गया है और लोग बात कर रहे हैं शायद एक डिप्लोमेसी के तरीके से इसको सॉर्ट आउट किया जाए। भारत का जो पक्ष है, भारत ने जो इतना अच्छा, देखिए 2014 में जब क्रीमिया में हुआ था, यही हमारा स्टैंड था कि हमारे सारे संबंध अच्छे हैं, हम अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को, जो हमारी स्ट्रेटजी है इस डिप्लोमेसी के अंदर में, उसको बरकरार रखते हुए उसके ऊपर कार्रवाई करें। आपने सवाल पूछा कि जो अभी डॉनबास के इलाके में जो हमला हुआ, जो आपने लुसांग के अंदर में देखा कि एक स्कूल के अंदर में दिखाया गया, जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो स्कूल के अंदर में क्षति हुई, 2 लोग घायल हुए हैं। देखिए ये जो डॉनबास का इलाका को देखिए 2014 में भी हुआ था। क्रिमिया के साथ साथ जो 2 इलाके हैं लुसांग और दोनसाक, ये दोनों इलाकों में 30% जो है रशियन ओरिजिन के लोग रहते हैं और वहां पर ये लोग कहते हैं कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, इसकी जद्दोजहद चलती है। और देखिए उतने समय से वहां पर 14,000 कैजुअल्टी हुई, 1-2 नहीं, 14,000। और ये सेपरेटिस्ट के बीच में और जो यूक्रेन के फोर्सेस हैं, ये लगातार इस तरह की कार्रवाइयां करते रहते हैं और उनमें चलती है। जो सबसे बड़ी बात आई है, रूस ने आज उसके पार्लियामेंट ने उसके अंदर में एक स्टैंड लिया गया है, एक बिल पास किया है जिसके ऊपर में पुतिन साहब का हस्ताक्षर चाहिए। जो वो चाहते हैं कि बोथ जो डॉनबास का 2 इलाका है, लुसांग और दोनसक, दोनों को इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया जाए। तो एक ये कोहर्सिव डिप्लोमेसी का और एक बहुत बड़ी चीज जो स्टेप ली है रूस ने, वो किया है। देखिए अमेरिका का क्या है, अमेरिका आज के दिन में अपने जो ग्राउंड्स हैं वो चाहता है कि नाटो का विस्तार हो। 30 कंट्रियां आ चुकी हैं। देखिए 2004 में जो पुराने यूएसएसआर के 4 कंट्रीज थे, जिसमें आप एस्टोनिया था, लिथुआनिया था, लात्विया था, मोल्डोवा था, इन इलाकों में उन्होंने नाटो के साथ अपने संबंध बना लिए हैं, नाटो ज्वाइन कर लिया है। तो ये जो बाल्टिक स्टेट जो है, तो एक बहुत जेन्युइन कंसर्न है रशिया की। इसलिए भारत का एक स्टैंड है कि ये बातचीत से ही सुलझनी चाहिए। ठीक है। रूस का मांग ये है कि आप नाटो का विस्तार हमारे जो इलाके हैं, जो हमारा ईस्टर्न यूरोप का इलाका है, जिससे हमारी सिक्योरिटी कंसर्न है, उसमें ना करें। ठीक है सर, बने रहिएगा मेरे साथ। मैं अब जेके त्रिपाठी जी का रुख करना चाहती हूँ, एक्स डिप्लोमेट। सर लेकिन सवाल ये कि आखिर हम इसे कब तक टालते रहेंगे? हमने ये तो बहुत स्पष्ट तरीके से कह दिया कि कोई जरूरी नहीं कि भारत इस पर पक्षकार बने, हमारे दोनों से ही अच्छे संबंध हैं। लेकिन ये मामला जिस तरीके से एस्केलेट हो रहा है, जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, एक प्रोवोकेशन, ऐसी हालत भी देखने को मिल रही है अमेरिका की तरफ से, आखिर कब तक हम बचे रह सकते हैं? आपको भारत के हितों के लिहाज से ये मामला कितना स्ट्रेच होता हुआ नजर आता है? देखिए मैं एक चीज बताता हूं कि जो आप कह रहे हैं कि कब तक ये टालते रहेंगे, ये हम हमेशा टालते रहेंगे। क्योंकि क्या है कि अगर हम ये कहते हैं कि हाँ जी हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं, तो इसका ठीक रिपरकशन हमारे कश्मीर पॉलिसी पे जाएगा। क्योंकि कश्मीर में हम ये कहते रहे हैं कि ये द्विपक्षीय बात है, वार्तालाप से ये द्विपक्षीय मुद्दा हल होना चाहिए, इसमें किसी तीसरे पक्ष की हम मध्यस्थता नहीं स्वीकार करेंगे। अब ऐसे में अगर हम कह देते हैं हाँ जी रूस और अमेरिका के बीच में या रूस और यूक्रेन के बीच में हम मध्यस्थता करने जा रहे हैं या हम किसी की साइड लें, तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी के एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स के पूरी तरह विपरीत है। और दूसरी चीज देखिए, अभी इसमें कोई, इस स्थिति में कोई अभी स्पष्ट नहीं है कि हमला किसने किया है, कहाँ हुआ है। क्योंकि जैसा त्रिवेदी जी बता रहे थे, अभी यूक्रेन की वजह से कोई भी इसमें स्पष्टीकरण नहीं आया है। और मैं ये मानने से इनकार कर देता हूं कि रूस अपने ही डोनबास के इलाके में जो जहां की, मतलब यूक्रेन का वो इलाका जहां की रूसी ज्यादा रहते हैं, उसी इलाके में रूस बमबारी करेगा। अगर रूस को बमबारी करनी होती तो दूसरे इलाकों में करता। मुझे तो ये लग रहा है कि शायद ये यूएस की प्रोवोकेशन है। हालांकि अभी जो आपको बताऊं कि ठीक 2 घंटे या 2.5 घंटे पहले की जो न्यूज है कि यूएस सीनेट ने जो एक प्रस्ताव निंदा प्रस्ताव पास किया है रूस के खिलाफ, उसमें चूंकि डेमोक्रेट्स और
रिपब्लिकन दोनों के बीच में इस बात पे समझौता नहीं हुआ था, इसलिए उसमें सैंक्शन की कोई बात नहीं कही गई है। और उस प्रस्ताव में साफ कहा गया है कि दिस कुड नॉट बी कंस्ट्रूड एज एन ऑथराइजेशन ऑफ फोर्स, यूज ऑफ फोर्स और यूज ऑफ ट्रूप्स। यानी कि ये बहुत ही माइल्ड रिजोल्यूशन अमेरिकन सीनेट ने पास किया है। और इसके पीछे अगर आप जाएं तो आपको ये लगेगा कि ये सरासर अमेरिका की समस्या है, क्योंकि 1990 में बैक इन 1990 अमेरिका ने रूस से कहा था कि अब हम, चूंकि यूएसएसआर खत्म हो चुका है, चूंकि कोल्ड वार नहीं है, इसलिए हम अब आगे नहीं बढ़ेंगे, नेटो को आगे नहीं बढ़ाएंगे। और ये जर्मन फॉरेन मिनिस्टर जेंशर और फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर के सामने बात कही गई थी। और बाद में हालांकि पीटर ब्लैक ने, जो कि वहां पे विदेश मंत्री थे उस वक्त यूएस के, वो अपने बयान से पलट गए, लेकिन उन्हीं के डिप्लोमेट ने, उन्हीं के एम्बेसडर ने, जो रशिया में उस वक्त था, उन्होंने कहा कि नहीं ये बात कही गई थी और ये समझौता हुआ था। हालांकि ये समझौता लिखित नहीं था, लेकिन ये स्टेटमेंट्स में आया था। तो अगर ऐसी बात है तो अमेरिका को क्या पड़ी है, जब अभी रूस उतना मजबूत भी नहीं, अमेरिका को क्या पड़ी है कि धीरे धीरे नेटो बढ़ाता जा रहा है। आज ऐसी स्थिति है, जब एक बार जर्मन चांसलर ने कहा भी था 15 साल पहले कि नेटो को खत्म होना चाहिए क्योंकि अब कोई कोल्ड वार नहीं है, तब भी क्यों आखिर अमेरिका ऐसा कर रहा है? मेरे ख्याल से तो अमेरिका ये प्रोवोक कर रहा है। यही हालात बनते नजर आ रहे हैं। सर बने रहिएगा, एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, वो बता दें अपने दर्शकों को। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रूस को भी चेतावनी दी है। बोरिस जॉनसन ने भी रूस को चेतावनी दी है, जानबूझकर। उन्होंने कहा है जानबूझकर किंडरगार्टन हमले में दूसरे का नाम लिया जा रहा है। जॉनसन को उम्मीद है कि रूस यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। उन्होंने कहा अगर हमला हुआ तो यूक्रेन और रूस को बहुत नुकसान होगा, अगर जंग हुई तो तय है कई रूसी भी मारे जाएंगे, बोरिस जॉनसन ने कहा है। सुनिए। I wish I could give everybody better news about this, but I have to tell you that the picture is continuing to be very grim. And today, as I'm sure you've already picked up, a kindergarten was shelled in what we're taking to be we know was a false flag operation designed to discredit the Ukrainians, designed to create a pretext, a spurious provocation for Russian action. We fear very much that is the kind of thing we'll see more of over the next few days. Still time to avoid a catastrophe for Russia, a catastrophe for Ukraine and for the world. If Russia were so mad as to invade, I don't think people should imagine that this will be a brief business. This will be a bloody and protracted conflict in which I'm afraid that there will be many casualties, and including many Russian casualties. And I just hope that people in Russia can see that for what it is. बोरिस जॉनसन ब्रिटिश प्रधानमंत्री, उन्होंने भी रशिया को चेतावनी दी है। लेकिन इस बीच अब मैं रविंद्र सचदेवा सर आपके पास आना चाहूंगी। ये तो समझ आ रहा है अभी जो त्रिपाठी सर ने कहा कि एक चीज समझ आती है कि अपने अपने हित की बात है। अमेरिका यूक्रेन के कंधे पर, शायद ये मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं कि बंदूक रखकर सीधा निशाना रूस पर साधना चाहता है तो गलत नहीं, लेकिन ये जो तमाम देशों को, एक ऐसा राष्ट्र जिसके पास सबसे बड़ी जांच एजेंसी, वो पता नहीं कर सकता कि वहां जो हमला हुआ, ये जहां स्कूल पे डोनबास इलाके में जो हमला हुआ वो किसके द्वारा करवाया गया, तो ये, लेकिन बाकी राष्ट्र, जैसे अभी ब्रिटिश प्रधानमंत्री को हम सुन रहे थे, हम जर्मनी का रुख देख रहे हैं, ये जो बाकी राष्ट्र हैं, इनकी सोच आपको किस दिशा में जाती नजर आती है? अगर ये भी इस प्रकार सोच रहे हैं तो फिर क्या नजर आता है? अमेरिका के हित तो समझ आते हैं, और बाकियों का क्या कहेंगे फिर आप? मैं 3 पॉइंट्स कहूंगा मोटे मोटे। पहली बात, ये जो फरवरी 16 की जो डेट थी जिसपे था कि अटैक होना है, अटैक नहीं हुआ, तो मैं कहूंगा कि पहला राउंड, ये एक तरह का बॉक्सिंग गेम समझिए आप, इसमें राउंड्स होते रहेंगे। तो पहला राउंड पुतिन को गया है, क्योंकि 16 को अगर अटैक नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या अमेरिकन इंटेलिजेंस का फेलियर है। और अलग बात यह है कि पिछले 3 महीने से अमेरिका बार बार कह रहा है कि इस तारीख को ये होगा, फेक वीडियो जारी करेगा रशिया, हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि 1.5 लाख सोल्जर्स इकट्ठे होंगे। तो इंफॉर्मेशन आ कहां से रही थी अमेरिका के पास? सीधी बात है, या तो वो उनकी सोवियट्स की, रशियंस की मिलिट्री को, कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, या फिर पुतिन की कैबिनेट के अंदर क्या कोई गद्दार, कोई स्पाई बैठा है
तो अमेरिका ये इंटेलिजेंस गेम्स भी खेल रहा है रशिया और पुतिन को कंफ्यूज करने के लिए भी कि तुम्हारे अंदर जो हो रहा है वो हमें पता है, परंतु अगर पता है तो फिर 16 को नहीं हुआ। तो एक तो ये अमेरिकन इंटेलिजेंस का फेलियर, अमेरिकन क्रेडिबिलिटी। या भेड़िया भेड़िया चिल्लाते रहेंगे, एक दिन आएगा जब भेड़िया आ जाएगा। दूसरी बात, 16 तारीख को ही जो जनरल सिन्हा ने भी कहा, पुतिन ने एक तरह से यूक्रेन का एक इलाके को तो काट दिया है। जब 16 फरवरी को रशियन पार्लियामेंट ने पास कर दिया है, पुतिन को भेजा है रिकमेंडेशन कि ये जो दोनों रिपब्लिक्स हैं छोटी छोटी, लुहांस्क एंड द अदर वन, कि इनको मान्यता दे दी जाए, तो रशिया क्या जाता है बिना वॉर के वो मान्यता दे दे और यूक्रेन का एक हिस्सा उसने डिप्लोमेटिकली काट दिया मान लिया। तो पहला राउंड गया पुतिन को, आई वुड से। दूसरी बात, ये हो क्या रहा है, ये सही बात एम्बेसडर त्रिपाठी जो कह रहे हैं, ये नेटो की एक्सपेंशन हो रही है, ये अमेरिकन एक्सपेंशनिज्म है। देखिए जब कोल्ड वॉर खत्म हुई, सोवियत यूनियन तितर बितर हो गया, तो फिर तो मतलब नेटो की जरूरत क्या है मिलिट्री की, किसके खिलाफ? और बाद में आकर के अमेरिका उसमें मिलिट्री अलायंस में रशिया, सोवियत यूनियन की ही पुरानी रिपब्लिक्स को ऐड करे जा रहा है, औरों को ऐड करे जा रहा है। तो ये अमेरिकन एक्सपेंशनिज्म है। क्लियरली हम चाइनीज एक्सपेंशनिज्म की बात करते हैं, विस्तारवाद, ये अमेरिकन एक्सपेंशनिज्म है। और इसमें क्रक्स अब ये आ गया यूक्रेन। अब यूक्रेन को आप ऐसे समझिए जैसे इंडिया का नेपाल है। अब मानिए नेपाल और चाइना की दोस्ती बढ़ती जाए और एक जमाने में मिलिट्री अलायंस हो जाए नेपाल और चाइना की, तुम पे अटैक का मतलब मेरे पे अटैक, और चाइना नेपाल पे आगे मिसाइल ये वो अपने सोर्सेज। ठीक है, आगे सर इस पर विस्तार से बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, उसके पहले सोई सर एक कमेंट आपका जल्दी से। नहीं, जैसा कि अभी मेरे से बाकी स्पीकर्स ने कहा, मेरा तो यही मानना है, छोटा सा अगर कमेंट मांगे, कि ये लड़ाई है इकोनॉमी की, ये लड़ाई है वर्चस्व की, और ये लड़ाई है आज जो चल रहा है वो है साइकोलॉजिकल गेम इस समय चल रहे हैं। कि जैसा कि अभी रविंदर जी ने कहा है कि किस प्रकार से डेट सी जा रही है, उस पर एक्चुअली कोई डेट दे नहीं सकता है। मैं एज ए सोल्जर मैं तो ये कहूंगा कि हमले का समय और जगह तो हम डिसाइड करेंगे, आप कौन हो रहे, कोई नहीं बता सकता कि कब कहाँ हमला होगा। ये तो बड़ी, वैसे तो मुझे पहले दिन से हंसी आ रही थी कि ऐसे अनाउंस हो रहा है कि 16 तारीख को हमला हो जाएगा। इसीलिए सर आप मंशा समझना यहाँ जरूरी हो जाता है, भारत के हितों से भी, हितों के लिहाज से भी ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन इस पर हमारी ये बड़ी चर्चा लगातार जारी रहेगी। इस ब्रेक के बाद भी लौट रहे हैं वापस तुरंत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।